चल। ठीक है, ये तो कर लिया था अपन ने। है ना, प्रिमेसी ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद जनरली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेसेस के? वैसे अपन ने चार्ट से देख लिया था इसको, लेकिन नॉर्मली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब प्रॉफिट, है ना, पैसा लगे कम आ ज्यादा जाए। फिर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब कि अपने आप जो नेचुरल ग्रोथ है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सर्वाइवल, है ना, ग्रोथ, ठीक है, रिजर्व्स, मतलब जब भी ऑर्गेनिक की बात होती है तो नेचुरली ग्रो होकर के क्या क्या अचीव करते हैं वो सारे कुछ होने चाहिए। ये क्लियर है? इन्वॉल्व होके पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, चलो। उसके बाद 1.16 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, परिणाम। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया लोगों का अच्छा करना है, एम्प्लॉयमेंट पे लाना है, ये सारा कुछ, ठीक है ना। कोई अगर कैलामिटी होगी तो उस समय सपोर्ट करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेसेस के, ठीक है। और लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लीगल मतलब कि सब कुछ लॉ के हिसाब से करेंगे, और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लूप होल ढूंढेंगे या कुछ वैसा, जेन्युइनली लॉ को फॉलो करेंगे। एथिकल मतलब ये होता है, देखो, अनएथिकल मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, अनएथिकल का मतलब क्या होता है? तो पहले अनएथिकल समझ जाओगे तो फिर एथिकल समझ में आ जाएगा। हाँ, वो ऐसे ही होता है। ये बताओ, इलीगल समझते हो? लीगल और इलीगल में बेसिकली क्या डिफरेंस है? ब्रॉडली तो खैर यही है कि जो चीज लीगल है वो लीगल है, और जो चीज इलीगल किसको बोलते हैं? जो लॉ में प्रोहिबिटेड है उसको करना। बिल्कुल सही, जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, इसका मतलब कि कुछ बातें जो कानून में मना है उसको करना क्या क्या होगा? इलीगल, ठीक है ना। लेकिन अगर जो मना नहीं है वो अपन करें तो वो क्या होगा? चलिए, अगर कुछ मना नहीं है लेकिन तब भी इलीगल हो सकता है। कुछ मना नहीं है तो इलीगल कैसे हो सकता है? इलीगल तो वही होगा ना जो मना है, तो फिर अपन कर रहे हैं। यहीं पर है, यहीं पर है, और सोचो। देखो, कानून किसने बनाया? मतलब इंसानों ने बनाया ना, समझ में आ रहा है? क्या लगता है सारी सिचुएशंस कवर हो गई होंगी कानून में या नहीं? मतलब अपन व्हाइट और ब्लैक देखते हैं, लेकिन ग्रे एरियाज भी तो हो सकते हैं। ग्रे एरियाज का मतलब क्या होगा? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर तुम खुद से डिस्कवर करो तो ज्यादा बेटर होगा। जो चीजें मेंशन नहीं है वो करना, मतलब कैसा? इलेबोरेट करो। लॉ के बुक में लिखा हुआ है कि मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ वो कर दो तो उसमें फिर अलग केस रहेगा। चलो चलो मैं बताता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कानून के हिसाब से मना नहीं है, पर आपको पता है कि वो गलत हो सकती है। आपको पता है कि वो गलत है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कुछ चीजें जो कि कानून के हिसाब से क्या है, मना नहीं है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि गलत है। तो जैसे गवर्नमेंट हाँ, मना नहीं किया है बेचने को, बट लोगों को मालूम है। बिल्कुल सही बात है ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस तरीके की कितनी चीजें हो सकती हैं, हजारों।
तो अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो मना तो नहीं, क्योंकि मना होती तो फिर तो वो इलीगल के ही दायरे में आ जाती है, लेकिन जो मना नहीं है फिर भी गलत है, आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्या होता है? अनएथिकल। अनएथिकल ना। अगर कुछ ऐसी चीजें, अच्छा लीगल क्या होता है? जो चीजें लिखी हुई हैं कि ये करो। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लिखी नहीं है, लेकिन जो अच्छे इंसान होंगे वो क्या करेंगे? उन सारी चीजों को करेंगे। मतलब मेरे ऊपर लीगल कंपल्शन नहीं है, फिर भी क्या होगा कि मैं उसको करने वाला हूं। ये क्लियर है क्या? मेरे ऊपर लीगल कंपल्शन नहीं है, फिर भी मैं उसको कर रहा हूं। वो चीजें किसके दायरे में आएंगी? कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल जितना लीगली लिखा है उतना निभाओ, बाकी और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो जेन्युइनली अच्छा सोचते हैं। क्लियर है? तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये लोग क्या है? एथिकल है। क्लियर है ना? तो वही, जैसे आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है, जैसे सिंपली समझो कि मान लो आपके पास एक्सेस है कोयले का, तो कोयला सस्ता पड़ेगा आपको। आपको फ्यूल की जो आवश्यकता है वो मान लो कोल से भी पूरी हो सकती है, पेट्रोल से भी पूरी हो सकती है, सोलर से भी पूरी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो आप कौन सा रास्ता अपनाते हो नॉर्मली? जो सस्ता पड़ता है। जो सस्ता पड़ता है वो अपन अपनाते हैं ना, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को क्या हो सकता है? नुकसान। ये क्लियर है? तो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक नॉर्मल इंसान हर समय क्या देखता है? अपना फायदा देखता है। लेकिन अपन बड़े लेवल पर जो बड़ी कंपनीज है, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एथिकल रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर क्या होगा? अगर वो एथिकल नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब पॉइंट ये कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये आपको सिखा रहे हैं कि बिजनेस जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है? 8:45 तो आज भी हो ही गए, खैर, है ना? तुम लोग इतने बड़े बच्चे हो ना कि तुम लोग को बोलने में क्या ही बोले हम। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, विजुअल थिंकिंग और मीनिंगफुल एंटरप्राइज। अच्छा, बिजनेसेस क्यों ओपन किए जाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? बिजनेस से सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट दो, अच्छी मार्केटिंग करो, इस तरीके का। बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो। सोच के देखो, क्या ऐसे बिजनेस होते हैं जो सोसाइटी का फायदा सोच रहे हो? तो इसी बारे में बताया गया है कि क्या लगता है आपको कि भाई जो जेन्युइन बिजनेस है, जो लोगों का फायदा सोचते हैं, ये सच में ऐसी चीज मार्केट में है, या सिर्फ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, यार बिजनेस को ऐसा सोचना चाहिए था? क्या कुछ बिजनेस हैं जो ऐसा सच में अच्छा सोचते हैं? तो यहां पर बताया हुआ है कि भाई देखो, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो जेन्युइनली सोशल मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखे हुए, जैसे कि असबा करके है। ये क्या है? फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन वुमेन। आईटीसी जो है वो ग्रीनेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड। ग्रीनेस्ट मतलब किसका ध्यान रखते हैं ये? एनवायरमेंट का। ठीक है? क्लियर है ना? लेमन ट्री होटल्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज। आ रहा है समझ में? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट शक्ति फॉर एम्पावरिंग ऑफ रूरल वुमेन। मतलब तुम ये समझ रहे हो कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस तुम देखोगे तो ऐसा कोई सोशल, ये तो एनजीओ का काम है ना नॉर्मली देखा जाए, लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं वो भी जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद के समझ करके निभा रहे हैं। ये कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि ऐसा करना पड़ेगा। जो लीगल कंपल्शन हो तो सारे बिजनेस को निभाना ही पड़ता है। ये बिजनेस खुद से और एक्स्ट्रा जो है वो कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। अब प्लूरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है?
प्लूरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी भी बिजनेस का, क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो पता क्या, ये बताओ कौन कौन ऐसा सोच रहा है कि कल को अपना बिजनेस ओपन करेंगे? अच्छा, अभी किसी ने ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं, ठीक है। किस किस ने ऐसा सोचा है कि कोई अच्छी सी जॉब ज्वाइन करेंगे? सोचा है। किस किस ने ऐसा सोचा है कि अपना अपना ऑफिस डालेंगे सीए? ओके। इसका मतलब अभी बहुत प्रॉपरली आप लोगों ने फ्यूचर के बारे में उतना वैसा नहीं सोचा है ना? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये सब सोचना स्टार्ट कर दो। देखो एक चीज समझो, मैंने जो देखा है, जो मतलब एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, पास होने के सबसे ज्यादा चांसेस उस बंदे के बढ़ जाते हैं, समझ में रहे, जो कोई सेकंड ऑप्शन अपने दिमाग में रखता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव फ्यूचर के बारे में सोचने से के लिए इस बात से भी आते हैं कि यार क्या पता सीए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये डर जो है ना, कई बार माइंड में आ जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इतना टफ नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पढ़ोगे तो बन ही जाएगा, बस वो जल्दी या लेट वाली बात हो जाती है। अरे इवेंचुअली जो कंटेंट है वो तो बन ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है। वो अगर पूरा बताना है, उसका नॉलेज एक बार में नहीं आएगा तो दो बार में आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, मतलब सीए तुम बन ही जाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए वो चाहिए होता है, क्या कहते हैं, अच्छा किस किस को ऐसे पढ़ने में, जैसे अभी तुम्हारी कितने दिन की क्लास है? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लोगों को पढ़ने में ये आता है कि यार, हाँ यार गजब यार, कुछ बढ़िया अपन पढ़ रहे हैं, मतलब वाह क्या बात है, ऐसा वाला फील किसी को है ना? कि नहीं? नहीं है, मुझे लगता है ना, तुमको है? वेरी गुड। देखो पता क्या है, ये जो कोर्स है, कुछ भी जीवन में आप करने वाले हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका इंटरेस्ट है, नहीं तो पढ़ाई है वो सारा कुछ क्या बन जाता है, बोझ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट नेचुरल होता है या क्रिएट हो सकता है? क्या लगता है कैसे क्रिएट हो सकता है? आपका एनवायरनमेंट वैसा होता है और देखो हम लोग ना, सारे लोग दो चीजों से चलते हैं, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना, वो दो चीजों से चलते हैं। एक है लालच और एक है डर। तुम कितनी भी चीजें सोच लोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम लोग सारे लोग किससे चलते हैं, लालच और डर। हमें लालच और डर का यूज करना है खुद के लिए, समझ रहे, ठीक है। तो अभी इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सीएस के बारे में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के बारे में अपने को उतना पता नहीं, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन ये है सबसे पहले तो, कि अपने दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज में ये इंक्लूड करो कि सीए के विंग क्या क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, और क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकता है, या कितने कितने पैकेजेस पे हैं सीएस, क्लियर है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो सर्च करो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड जो है नेगेटिव्स को देखता है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर पाए तो वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, समझ में आ रही है बात? तो जेन्युइनली ये देखो, क्योंकि एवरेज में कोई भी बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएगा इसके बारे में बुराई, ठीक है ना। इसलिए जेन्युइनली देखो कि कितने क्या पैकेज में नॉर्मली जाते हैं, क्या क्या स्कोप होता है, क्या लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो सर्च करो। एक हैदराबाद में ट्रेनिंग का इसका है, मतलब सीए में जब तुम लोग फाइनल के आसपास पहुंचोगे ना, तब होती है जो ट्रेनिंग, ठीक है। वो ना शायद 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, समझ रहे, वो नॉर्मली 6 दिन की बजाती है, लेकिन हैदराबाद और जयपुर में एक्सीलेंस सेंटर्स है। पास में मेरे स्टूडेंट्स गए हैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए 2015-16 में, 17 में, ठीक है। तो मतलब समझो कि वो कर रहे थे बढ़िया, फाउंडेशन किया, इंटर किया, इंटेलिजेंट भी थे, खूब मेहनत कर रहे हैं, हो गया अल्टीमेटली इंटर भी। वहां से आने के बाद
समझ रहा है? तो स्टूडेंट थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ तुषी, सीए तुषी जैन, सीए हो गई है वो, है ना, उसने वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया था। और एक अंजल थी, सीए अंजल अग्रवाल, ठीक है। इन लोग जब वहां से आए थे, मतलब स्टूडेंट्स बाद में भी कनेक्टेड रहते हैं, मतलब पढ़ के चले गए उसके बाद भी आते रहते हैं क्लास। कल ही आए थे 2 स्टूडेंट। तो वो उन लोगों ने आकर के बताया कि भैया मतलब सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होता है, मतलब अब हमको पता चल रहा है। मतलब बोले कि भैया क्या किसी एमबीए कॉलेज का लेवल होगा जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स देते हैं ना, क्योंकि अपना पूरा टेक्निकल है ये जो है पूरा। ये अपना अपन पढ़ते हैं एमबीए कॉलेजेस वगैरह, अगर तुम देखोगे मैंने ऑडिट किया हुआ है एक्चुअली। आईएमटी नाम सुना है क्या? आईएमटी गाजियाबाद टॉप 10 कॉलेजेस में से है वो, एमबीए के। उसका ऑडिट किया हुआ है मैंने, है ना। तो उसका उसका एक नागपुर में भी है, वो भी किया हुआ है ऑडिट उसका। तो उसमें मैंने देखा, नोटिस किया, तो मुझे समझ में आया कि उन लोगों के ना एक्टिविटीज बहुत होती है, मतलब कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ ना कुछ उस तरीके से होता रहता है, ठीक है। तो उस समय वो टीम बिल्डिंग और वो सारा कुछ करवाते, वो लोग तैयार बेसिकली जॉब के लिए ही, नौकरी के लिए ही तैयार कराते हैं। लेकिन वो एक्टिविटीज में ना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ हैपनिंग सा मतलब होता रहता है, ठीक है। और हमारा पूरा टेक्निकल होता है। तो मतलब तुम समझो कि उनको 4 चीजें बताई जाती हैं और प्रेजेंट करना उनको 40 आता है, हमको 100 चीजें पता चलती हैं। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा भी प्रेजेंटेशन का आ जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने चालू किया वो। तो मतलब तुम समझो कि बढ़िया, एक नंबर रूम्स रहते हैं वहां पर, 1.5 महीने की इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कराता है, रूम रहते हैं प्रॉपर, खाने का प्रॉपर रहता है, और इस लेवल का मतलब ड्रेस कोड भी रहता है। तो पता है कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे लिए ड्रेस कोड भी है कि अगर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस या उसमें जाएंगे तो आपके अटायर में इन जनरल क्या होना चाहिए। समझ रहे हो? तुम किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जनरली मिलोगे ना, ठीक है, तो उनमें तुम नोटिस करोगे कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? मतलब हम लोग तो टीचिंग में और ऐसे हम लोग का मन ही था ये इसका। अदरवाइज तुम अगर किसी सीए के ऑफिस में जाओगे नॉर्मली, समझ रहे हो, तो कोई भी जैसे जबलपुर में ऑफिस, तो मिलना भी कई बार क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुमको पढ़ा रहे हैं, और संचित सर ऐसे हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब कि वो सब्जेक्ट एक लेने आते हैं, है ना। बाकी उनके ऑफिस में जाकर के तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऑफिस खोल लिया, ठीक है। तुम अगर वहां पर जाओगे तो वो सीए से मिल भी नहीं पाओगे। अरे जो भी काम है तो तुमको स्टाफ लेवल पर ही क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा पूरा वो उसमें हो जाएगा। कैंडल एनालिस्ट तुम्हारा बड़ा काम है और कॉम्प्लेक्स है, तब जाकर। तो ये सारा चार्म जो है ये हमको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बॉटम लाइन, अब मैं वापस अगर अपनी बात जहां से शुरू हुई थी वहां पर आऊं, तो या तो ये सब पाने के लालच में करो, समझ में आ रहा है, कि भैया ये तो करना ही है, क्योंकि 4-5 दिन 10 दिन लगातार तुमने ये कर लिया ना कि तुम सर्च कर रहे हो या सीएस के बारे में या वैसा कुछ कर रहे हो, तो इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। तो तुमको फील आने लग जाएगी कि हाँ यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फाउंडेशन हमारा बेस होता है। तुम अभी इंटर के बच्चों से मिलोगे, समझ में आ रहा है, या अभी पिछले बैच वाले भी फाउंडेशन वाले बच्चों को तुम देखा होगा, रिजल्ट आने के ज्यादा नहीं 2 महीने बाद बस तुम लोग को देख लेना, समझ में आ रहा है? पिछले जो मतलब जो पिछले साल जिन लोगों ने फाउंडेशन का बैच किया था वो सारे जुड़े हुए हैं अभी भी। उन लोगों ने में से कुछ लोगों ने अभी इंटर का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, और अभी उनका इंटर का पेपर है। अब तुम उन लोगों से मिलोगे ना, और तुम लोग बहुत सभ्य हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे भैया आप हमको जानते नहीं हो, अभी आपके सामने सभ्य, मैं समझ रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन इतने उत्पाती थे ना बिल्कुल कि मैं बता नहीं सकता। और ये वो बच्चे हैं जो 12-12 घंटे लगातार क्लास किए इंटर के, जो कि मतलब 5-6 घंटे में रो देते थे। 7 घंटे की क्लास खिंच गई तो भैया बस कर दो, मतलब बहुत हो गया आज। ये लोग 12-12 घंटे खुद से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब विदाउट एनी पर्टिकुलर फिजिकल टीचर। समझ में आ रहेगा?
ठीक है, ये डेवलप करने पर है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जो गायब हो जाते हैं। अब गायब होने में दिक्कत क्या है कि तुमने मान लो कि एक दिन गैप किया, 2 दिन गैप किया, मैं पूरा पढ़ने का ना वो सेट कर रहा हूँ अप्रोच तुम्हारी, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये तुम नोटिस कर लेना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में जितने भी लोग होंगे अभी, अगर और भी आते हैं तो तुम नोटिस कर लेना कि वो जो इंडिकेटर है ना, पैटर्न, वो तुम्हें पहले समझ में आएगा, और फिर वो फ्यूचर में क्या होगा वो भी मैं तुमको अभी से बता देता हूँ। क्योंकि 95% सेम रहता है, 5% रहता है किसी का अलग अलग। मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की क्लासेस मिस करेगा, ठीक है। अभी तो खैर नॉर्मल चल रहा है, बीच से भी ज्वाइन करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस लिंक टूटेगा तो वो नहीं आएगा। तो ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, 1 दिन की भी क्लास मिस मत करना, और 1 दिन की भी क्लास अगर मिस हो रही है तो उसको पहले रिकवर कर लेना, क्योंकि बैकअप तुम्हारे पास अवेलेबल है। बैकअप फुल रहेगा अवेलेबल, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा नॉर्मली, ठीक है। होगा ये कि 2-3 दिन की हुई तो 1 दिन की भी, 2 दिन की भी क्लास मिस होती तो अगली क्लास जब आप अटेंड करोगे, क्योंकि ये टेक्निकली ये वैसा नहीं है कि सेम सेम चल रहा है, हर दिन आगे बढ़ते जाएंगे अपन। तो जब आप अगली क्लास में बैठोगे तो आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आएगा, और जैसे ही वो समझ में नहीं आने वाला होगा तो वो उस दिन की क्लास भी खत्म होगी, तो आपका डिससैटिस्फैक्शन शुरू होने लग जाएगा कंटेंट से, और फिर इवेंचुअली आप सोचने लग जाओगे कि अरे यार क्या मैं सही करियर में। अभी आपको लगेगा कि यार भैया कैसी बात कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन के गैप से ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हमको नहीं समझ में आता है। तुमने 1 दिन मिस किया, उस दिन मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, उसके अगले दिन अगर मान लो मैं पूछ रहा हूँ क्लास में और हर बंदा जवाब दे रहा हो, तुम नहीं दे रहे हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो धड़ाम से नीचे आकर गिर जाएगा। उस समय वो सारी इनसिक्योरिटीज कि अरे यार ये तो टफ था, अरे यार ये तो मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, वो सब एकदम मेन फोकस में तुम्हारे आएंगी, और उसके बाद तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इस बात का तुम्हें बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, अश्योरेंस दे सकता हूँ कि फाउंडेशन बहुत सिंपल है। सबसे मुश्किल होता है डिसिप्लिन, सबसे मुश्किल होती है कंसिस्टेंसी। यानी इसको तो छोड़ दो, ये तुमसे बन जाएगा, ये टफ नहीं है। मुश्किल है तुम्हारा अपना डिसिप्लिन और तुम्हारी अपनी कंसिस्टेंसी। दिक्कत कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ने में नहीं होगी, दिक्कत होगी कि तुम 1 महीने लगातार पढ़ रहे हो तो विदाउट एनी गैप पढ़ो। मान लो कि तुम घर में 1 घंटा आधा घंटा जो भी है अभी, तो वो दे रहे हो, वो स्किप नहीं होना चाहिए, वो स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। प्लूरालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कई होते हैं, कौन कौन से, इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो बहुत नॉर्मल है, कोई बिजनेस ओपन करेगा तो काय के लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और होंगे, सोशल की लोगों का भला हो, और इकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंट का अच्छा, ठीक है ना। इनफैक्ट द ट्रेंड श्योरली इज द टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मोर होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड मेजर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, ठीक है। जो रेगुलर चीजें ना जो हमको नॉर्मली पता है, मैं उन चीजों पे उतना वो कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मॉरल साइंस टाइप का, ठीक है, कि जो हमको पता है। बस ये कि जो जो मैं बता रहा हूँ उन सब का कंपाइलेशन करना कि एक ओवरऑल नॉलेज हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू फिर तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें है ना कि ये इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल, ये अगर आएंगे एमसीक्यू में तो पता चल जाएंगे तुमको। कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू में वो कुछ अलग सा भी डाल देंगे, ठीक है, वहां फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे यार ये चीज ऑब्जेक्टिव में थी या नहीं थी, क्योंकि जनरल लॉजिक से वो भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन बुक में लिखे के हिसाब से 3 मेनली दिए गए। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे नॉर्मल टॉपिक है, ठीक है। तो बिजनेस जो है हमको करना है, हम वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। कल को कोई भी इंसान ये सोच रहा है कि अरे मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया देखो,
छोटे लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, जनरली 4 लेवल पर बांट रखा है बड़े बिजनेस को, साइज ऑफ एंड स्केल ऑफ एक्टिविटी के बेस पे, समझ रहे हैं? ठीक है। रिलायंस फ्रेश सुना है आप लोगों ने? क्या कर रहा है वो? हर जगह आपकी अपनी ब्रांच नहीं, मतलब बिजनेस क्या है? बेसिकली सब्जी बेचने से चालू हुआ था ये रिलायंस फ्रेश, पता है ना तुम लोग को? रिलायंस फ्रेश जो है वो सब्जी बेच रहा है, और एक नॉर्मल जो व्यक्ति ठेले पे सब्जी लेकर के चल रहा है वो भी क्या कर रहा है? सब्जी बेच रहा है। और जिसकी बड़ी दुकान है वो भी सब्जी बेच रहा है, आ रहा है समझ? और जो मंडी में होलसेलर बैठे होंगे वो भी सब्जी बेच रहा है, और वो जो किसानों का जो सब्जी उगा रहा है वो भी सब्जी बेच रहा है। लेकिन सबका बिजनेस अगर तुम मॉडल देखोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, आ रहा है समझ? ठीक है ना? कोई बहुत छोटे स्केल पे कर रहा है, कोई बहुत बड़े स्केल पे कर रहा है, तो ऐसा डिफरेंट है, किसी की एक्टिविटी में बहुत अलग अलग चीजें, ठीक है? और मार्केट भी सबके अलग अलग है, ठीक है? वही सब्जी जो यहाँ पर हो सकता है कि 15 रुपए किलो ना बिके, समझ रहे हैं? लोग 15 रुपए किलो भी देने तैयार नहीं है, और कहीं और पर वही चीज 25 रुपए किलो भी बिक जा रही है। ये पता है कि नहीं पता है तुमको? मार्केट एरियाज भी अलग अलग होते हैं, क्लियर है? चलो, तो बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, ठीक है? बिजनेस ओनरशिप जो रहता है वो बहुत सारे राइट्स होते हैं उसके, ठीक है ना? बहुत सारे डे टू डे के काम करने पड़ते हैं, ये सब तुम लोग को पता ही होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट राइट है विद बिजनेस ओनरशिप इज कि भैया तुम्हारे बाद बिजनेस का क्या होगा? क्या तुम अपने बिजनेस को बेच सकते हो? हाँ, बेच सकते हैं ना, ठीक है? तो हमारे ओनर की डेथ के बाद क्या होगा बिजनेस का? सच अ सक्सेशन अकर्स स्मूथली व्हेन अ पर्सन एक्ट्स प्रूडेंटली एंड डिवाइड्स द ओनरशिप इन बिजनेस अमंग सक्सेसर्स और बाय रजिस्टर्ड। लेकिन इसमें पूरा बदल जाता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल ओनर बिजनेस वाले, पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50 लोग, क्लियर है? और उसके बाद फिर कंपनी, जिसमें 1 पर्सन वाली कंपनी भी हो सकती है, 50 है 50, बताऊंगा वो कैसा है, 100 का लफड़ा क्या है बताऊंगा मैं, ठीक है? तो है ना? और कंपनी होती है जिसमें एक 1 पर्सन कंपनी होती है जो एक ही बंदे से बन जाती है, और बाकी कंपनी होती है 2 से लेकर के, प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनीज में अनलिमिटेड तक लोग हो सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है, इन्हीं फॉर्म्स को जो है वो हमको पढ़ना है। एक और फॉर्म होता है एलएलपी, और इन सबके एक्ट्स भी हमको, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, क्लियर है? कंपनीज एक्ट का बस इंट्रो है, लॉ में यही होगा आपको, क्लियर है ना? ठीक है, चलो। बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली, मतलब अकेले का बिजनेस हो सकता है या तो फिर पार्टनरशिप में हो सकता है। जो बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है वो चीज कंपनी भी बनाई जा सकती है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी अलग अलग होती है ना? नहीं पता है तो फिर अपन उसको और बेसिक से ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है ना? तो अच्छा, इसमें टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो क्या क्या होते हैं समझो, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला है जॉइंट इन द फैमिली, ठीक है? जॉइंट इन द फैमिली जो है, जॉइंट फैमिली बिजनेस, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के हिसाब से ये बनता है, ठीक है? ध्यान से समझना, फैमिली बिजनेस तो सुना होगा तुमने, ठीक है? कि मान लो कि हमारा कपड़े का काम है तो घर वाले सब उसी में इन्वॉल्व है। तो इसको एक एक तो ये हो सकता है कि एक अकेला बंदा काम कर रहा है, ठीक है? कि भाई फैमिली में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो अब या तो वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से रजिस्टर है, बिजनेस वही है कि भाई कपड़ा खरीद करके ला रहे हैं बेच रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फॉर्म है, लीगली जो फॉर्म है वो क्या हो सकता है? या तो वो हो सकता है पार्टनरशिप, समझ में आ रहा है? उसके अलग राइट्स एंड लायबिलिटीज है। या तो वो हो सकता है एलएलपी, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। या तो वो हो सकता है कंपनी, कंपनी बना सकते हो। और या तो फिर चौथा हो सकता है जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो मान लो हमने ये तय किया कि नहीं नहीं हम लोग तो जॉइंट फैमिली बिजनेस में,
तो उसमें लीगल क्या फॉर्मेलिटीज हैं, पार्टनरशिप में लीगल क्या फॉर्मेलिटीज है, कंपनी में लीगल क्या फॉर्मेलिटीज है, ये सब अलग अलग। तो सबसे पहले अपन जॉइंट फैमिली बिजनेस करते हैं, तो ये तो इंडो अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट से गवर्न होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी जो है वो पूरी किसकी कहलाती है, फैमिली की, और ओनरशिप किसके पास रहती है, फैमिली मेंबर्स के पास, ठीक है ना। Here, the sharing of ownership is guided not as much by the possibility of raising large sums of capital or diffusion of business risk, ठीक है, as it is guided by the consideration of equitable distribution of ownership rights among the family members. इसका मेन मकसद होता है सारे फैमिली मेंबर्स के पास कैसे राइट रहेंगे, इक्वल। इसका मतलब अगर मान लो कोई नया मेंबर आता है फैमिली में, एक और बच्चा पैदा हो गया, तो क्या होगा, उसका भी शेयर, यानी सबका इक्वल राइट, अनटिल अनलेस क्या ना हो जाए, डिवाइड ना हो जाए, बंटवारा ना हो जाए। क्लियर है, ठीक है ना। तब तक सारे फैमिली मेंबर्स का एक, और अगर आप इस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हो, तो एक व्यक्ति जो नॉर्मली घर का सबसे बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। उसको लीगली क्या बोलते हैं हिंदू फैमिली बिजनेस में, कर्ता। क्लियर है, ठीक है ना। तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और बाकी सारे लोगों की लिमिटेड रहती है, जितना उनका शेयर रहता है उतना। इस तरीके के राइट्स होते हैं किसमें, अगर आप जॉइंट फैमिली बिजनेस में करते हो। अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो फिर सबके इक्वल राइट्स है, इक्वल लायबिलिटीज, और सबके अनलिमिटेड लायबिलिटीज देंगे हर पार्टनर की, जो भी एज ए पार्टनर है, समझ में आ रहा है उस फर्म में। वहीं अगर आप एलएलपी में करोगे तो जितना फर्म में लगा हुआ है, जितना लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में लगा हुआ है, पार्टनरशिप में लगा हुआ है, उतना ही जाएगा। मतलब अगर और लोन हो गया तो घर नहीं बिकेगा। समझ में आ रही है बात। तो सब में अलग अलग बात है, ठीक है, ठीक है। In fact, business theorists thinking keep contemplating the forms of ownership whereby the impact of business adversities on owners, whether single or joint, can be minimized. अलग अलग टाइप के बिजनेस फॉर्म सोचे गए अलग अलग टाइम पर, और प्रैक्टिकली लोगों ने जितने टाइप के यूज किए ना, उन्हीं को फॉर्मलाइज अल्टीमेटली कर दिए गए। मतलब अभी समझ लो कि आपके फैमिली में कोई बिजनेस करने का सोचेगा, ठीक है, तो आपको ये सजेशन आप उनको दे सकते हो कि भाई आपको कंपनी बनानी चाहिए या आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका बिजनेस से पर्टिकुलरली लेना देना नहीं। हो सकता है एक बंदा 20 साल से बिजनेस चला रहा हो, ठीक है, तो उसको ये पता है कि यार माल कहाँ पर अच्छा मिलता है और कैसे मैं कंज्यूमर्स को बेच सकता हूँ, किस तरीके से फैक्ट्री कहाँ से वर्कर आएंगे, उसको बिजनेस का कंप्लीट नॉलेज। लेकिन किस फॉर्म में बिजनेस करना चाहिए ये बात किसको पता होगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में। आ रहा है समझ। और ये हर किसी का स्पेसिफिक होता है, भैया कौन सा फॉर्म सबसे अच्छा होगा, क्या सबको जॉइंट हिंदू फैमिली के हिसाब से करना चाहिए, क्या सबको पार्टनरशिप करना चाहिए, क्या सबको कंपनी करनी चाहिए। तो पॉइंट ये, अगर कोई एक सबसे अच्छा होता तो हम फिर वही पढ़ रहे होते ना, फिर सारे टाइप पढ़े क्यों रहे होते। पॉइंट ये है कि हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और हर किसी का सिनारियो अलग रहता है, उसके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, बिजनेस फॉर्म चुनना चाहिए। क्लियर है। तो आप कल को अगर बिजनेस खोलेंगे तो वो आप पार्टनरशिप में कराएंगे कि सोल प्रोप्राइटर में, ये डिपेंड करता है कि आप की कंडीशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है। सबसे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज किस पे लगती हैं, कंपनी। आ रहा है समझ। क्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर अपने से कोई भी पूछेगा कि भैया आपको क्या बनानी चाहिए, तो अपन क्या बताएंगे, कंपनी, क्योंकि जितनी कंपनीज होंगी उतना सीए के पास और काम बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना, क्लियर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो समझो, ठीक है ना। एंड इन द इवेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज आर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड बिजनेस। मान लो आप पार्टनरशिप में करते हो, ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं। इस बात का क्या मतलब है, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन एंड बिजनेस। फॉर्म्स में डिफरेंट होता है, ये फॉर्म्स जो रहते हैं ना अलग अलग, सब में ये बात डिफरेंट रहती है। इस बात का क्या मतलब है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल सही। देखो समझो, पता क्या, जैसे मान लो
कि तुमने एक फ्रिज लिया, फ्रिज कौन सी कंपनी का लिया, सैमसंग का, ठीक है, खराब निकल गया, तो ढूंढोगे कौन है उसका सीईओ, मारे उसको जाकर के, उसका कौन मैनेजर है, उसको पकड़ करके मारे कि ये धोखेबाजी वाला तुमने फ्रिज बेच दिया। पता क्या होता है, तुम केस पता किस पे करोगे, सैमसंग पे। इसका मतलब सैमसंग है क्या वैसे, एक कंपनी है, लेकिन अगर ऐसा, अगर अपन लोग जनरल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो नाम है, एक्चुअली में तो हमको बिजनेस हमको बनाया भी किसी इंसान ने, बेचा भी किसी इंसान ने, और कोई एक व्यक्ति होगा जो ओनर टाइप का होगा, लेकिन कंपनी वाला फॉर्मेट ऐसा है कि कंपनी को एक अलग पर्सन बना दिया गया। यानी कि अगर आपका फ्रिज खराब होगा, फोन आप मान लो जियो का इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो मुकेश अंबानी पे केस नहीं होगा, केस होगा किस पे, रिलायंस पे। हर केस में जेल नहीं होती, इसलिए इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि ये जेल में कैसे डालेंगे, कंपनी को नहीं जा सकती है जेल में, समझ रहे, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई आप मोबाइल की दुकान से कुछ परचेज कर रहे हो, है ना, नॉर्मल शॉप से, ठीक है, तो वहां आपने कोई चीज खरीदी और वो खराब निकल गई, ठीक है, तो वो दुकान वाला बोलेगा कि ये बोर्ड पे जो नाम दिख रहा है इस पे केस करो, हम पे मत करो, तो आपको अजीब सा लगेगा, समझ में आ रही है बात। लेकिन वो कंपनी के केस में कंपनी वाले के पास अब गए तो कंपनी बोल रहे कि सैमसंग पे केस करो, लोग जो है वहां पर बोल रहे सैमसंग पे केस करो, तो तुमको अजीब नहीं लग रही है बात। पॉइंट समझो, कंपनी वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें आपको कंपनी के नाम पर केस करना रहता है, क्योंकि लीगली कंपनी एक अलग पर्सन है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, इन दोनों में बिजनेस और बिजनेस पर्सन में कोई बाइफरकेशन नहीं होता। इसका मतलब पार्टनरशिप में जब आप केस करते हो, तो चाहे फर्म पे करो चाहे पार्टनर पे करो, अल्टीमेटली पार्टनर ही है, क्योंकि फर्म और पार्टनर, एक चीज सुनना ध्यान से, अकाउंट्स में अलग चलता है, अकाउंट्स के लिए हमको अलग ही मानना पड़ता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून के हिसाब से सेपरेट पर्सन सिर्फ कंपनी है और एलएलपी है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर जो है उसमें बिजनेस का अलग अस्तित्व नहीं है, कंपनी या एलएलपी में है, कंपनी और एलएलपी में कंपनी एलएलपी का अलग अस्तित्व है, उस बिजनेस को एक अलग पर्सन मान रहे। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कंपनी को डिफरेंट बनाता है। खैर, इसमें एक और पॉइंट है, कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी, समझना। जैसे अभी आईटेक्स जो है वो मान लो कंपनी फॉर्म में नहीं है, क्लियर है, अभी कंपनी फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो रहा है ना, बिजनेस बिजनेस पर्सन एक ही है। अब मान लो मैंने कोई लोन लिया, ठीक है, लोन मैंने क्लास के लिए लिया, ठीक है, तो मैंने मान लो 50 लाख का लोन लिया, अलग अलग शहरों में, मैंने कहा कि मैं सेंटर डालूंगा, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया तो नहीं चले सेंटर, समझ आ रहा है, और मेरे पास इतने एसेट एसेट थे नहीं कि मैं चुका पाऊं, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या होगा, बैंक से लिया था मैंने लोन, बैंक वाले केस करेंगे, समझ में आ रहा है, और मुझे फिर हो सकता है कि अपने घर के पैसे से क्या करना पड़ जाए, लोन चुकाना पड़ जाए, क्या होगा ऐसे में घर ही बिक जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन घर तक बात क्यों पहुंची, घर तो मेरा अलग है और काम मेरा अलग है, बिकॉज देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस पर्सन एंड बिजनेस, है ना, प्लस देर इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, आ रहा है समझ, ठीक है। तो अगर मैं अपने बिजनेस का लोन नहीं चुका पाया, तो जिससे भी मैंने लोन लिया वो लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पर्सनल एसेट कौन कौन से वो बताओ, वो बेचेंगे। लेकिन अगर ये एलएलपी बना दूंगा तो क्या होगा, अब लोन जो लिया जाएगा, एलएलपी बना दूं या कंपनी बना दूं, तो लोन जो लिया जाएगा वो किस नाम से लिया जाएगा,
आईटेक्स। अब होगा ये कि मैंने लोन लिया, अब अगर मान लो कि लोन नहीं चुक पाया, तो जो बैंक वाले वो मैक्सिमम किस पे केस कर सकते हैं? आईटेक्स। तो जो भी कुछ असेट है वो सब बेच करके अगर उनका लोन चुका तो चुका, नहीं तो फिर वो पर्सनली मेरे पास आकर के मेरे पर्सनल असेट्स पे कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है और बिजनेस पर्सन की। तो ये दोनों पॉइंट्स जुड़े हो। एलएलपी में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो ये लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी का मेन चक्कर तब आता है जब बिजनेस बंद होगा और लोन बचा हुआ है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है और लोन बचा हुआ है, एलएलपी और कंपनी में लोन देने वाला रोएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होगा कि वो घर से भी वसूल सकता है। वो ओनर से पर्सनली वसूलने की कोशिश करेगा। बोलो ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? चलो, तो यहां पर फिर है ना, ये लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस पर्सन। तो ये दो पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं सेपरेट आइडेंटिटी और दूसरा पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। ये हो सकता है आपके नोट्स में। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेपरेट आइडेंटिटी मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग। इसका मतलब अभी अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो कुछ, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये कंपनी हो, समझ में आ रहा है, तो तुम मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा मेरे को कुछ नहीं पता, आईटेक्स को बोलो। समझ में आ रही है बात? मैं ऐसा बोल सकता हूँ मतलब। ये जॉइंट फैमिली में दिया है ना, नो डिस्टिंक्शन, ये वाला पॉइंट। वो जॉइंट फैमिली में इनकम टैक्स में नहीं है डिस्टिंक्शन, पर इनकम टैक्स में है डिस्टिंक्शन, बाकी जनरल नहीं है डिस्टिंक्शन। लेकिन लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जॉइंट फैमिली बिजनेस का अपने को उतनी डिटेलिंग नहीं है तो चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब देखो, बिजनेस को या तो प्रोप्राइटरी फर्म बना दो और या तो क्या बना लो? कंपनी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। ठीक है ना? प्रोप्राइटरी कंसर्न में क्या क्या होता है? तो ये मेरे हिसाब से वही टेबल एबल बना करके आगे दिया होगा, है ना? ये दिया होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने वो कर रखा है ना, बाइफरकेट कर रखा है, हाईलाइटेड है ऑलरेडी। ठीक है, प्रोप्राइटरी कंसर्न में पैसिव, नो पैसिव प्रोवाइडर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पता कैसा होता है? मैं ही पैसा लगा रहा हूं और मैं ही बिजनेस कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसा होता है कि मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं और किसी और ने उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो क्या होगा? ये पैसिव, कि मैं पैसे तो दे रहा हूं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं। पार्टनरशिप में ऐसे को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, और कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इसी तरीके के रहते हैं। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? खुद ही बंदा पैसे लगा रहा है और खुद ही क्या है, एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व। तो ये जितनी भी नॉर्मली तुम शॉप्स देखते हो जिसके सिंगल ओनर, ये सब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के दायरे में आते हैं। क्लियर है? तो ये सब ने खुद ने अपना पैसा लगा रखा है। अब किसी ने किसी से ले रखा होगा तो वो लोन टाइप होता है, लेकिन ओनरशिप बहुत कम केसेस में जाती है कि कोई बंदा बिजनेस में दुकान बैठा हुआ है, उसकी ओनरशिप किसी और की। क्लियर है ना? बिजनेस जो है वो, इसलिए ओनर जो होता है ना अपनी दुकान चलाते हैं वो बहुत सेल्फ इंटरेस्ट से चलाते हैं। लेकिन अगर तुम किसी कंपनी या उसमें
उसके उसमें जाओगे तो तुम्हें एम्प्लॉय वाली फील आएगी, समझ में आ रहा है? बहुत जगह के एम्प्लॉयज किस तरीके के रहते हैं, उनमें बहुत मतलब एटीट्यूड टाइप रहता है। वैसे आजकल थोड़ा सिनारियो बदल गया है क्योंकि वो लोग वॉच रखते हैं पूरी, और वो लोग इंसेंटिवाइज कर देते हैं। अदरवाइज पहले होता था कि कंपनी के शोरूम में अगर तुम जाओगे तो कोई भाव नहीं देगा, समझना, लेना और लो, नहीं लेना नहीं लो, क्योंकि वो बेचने में उस लेवल के इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे ना। क्यों क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि खुद का बिजनेस नहीं है ना। खुद का बिजनेस रहेगा तो बंदा क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा, समझ में रहे कि यार माल बिकना ही चाहिए। तो ये वो रहता है। अब उन लोगों ने बहुत अलग लेवल पर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। उन लोगों ने बोला कि भाई जिसने सेल किया उसको इंसेंटिव, तो बेसिक सैलरियां कम करके उनने इंसेंटिव के बेसिस पे सबको कर दिया, ठीक है ना। चलो, तो ऑब्वियसली सच अ सिचुएशन वुड बी मोर फीजिबल वेयर 4-5 co-owners, तो इट कैन ड्रॉ देयर कॉम्पिटेंसीज इन कैपेबिलिटीज। नॉर्मली क्या होता है, कोई एक बंदा जो होता है उसमें सारी कैपेबिलिटीज नहीं होती। मान लो कोई व्यक्ति टेक्निकली सॉलिड है तो उसमें मैनेजरियल कैपेबिलिटीज नहीं होगी, समझ में रहे। किसी में मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है तो हो सकता है टेक्निकल ना हो, मैनेजरियल टेक्निकल है तो हो सकता है मार्केटिंग ना हो। क्लियर है? इसीलिए जनरली 4-5 बंदे अगर मिलकर के काम करते हैं तो सारी कैपेबिलिटीज को वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोचो जिसमें कि ना number of person holding the share in the capital of the enterprise is large, thousand and hundreds of thousands. रिलायंस की ओनरशिप कितने लोगों के पास है? लगभग अराउंड लगभग 35 लाख लोग, 35 लाख लोग ओनर है उस कंपनी के। हाँ, ज्यादा पैसे किसने लगाए? मुकेश अंबानी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने 5 शेयर भी खरीदे, ठीक है, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो इस बात को समझो, और वो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, ओनरशिप भी लगभग 2600। हाँ, लेकिन उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज अपन पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं ना 2600 लगाए तो तुम रिलायंस के ऑफिस पहुंच गए कि एक टाइल मेरा है, 26 का मैंने पैसे लगाए तो ये एक टाइल पे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता, वो राइट एंड लायबिलिटीज अलग अलग होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर है ना, मैनेजर सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के इसमें यह है कि भैया आप देखो प्रोप्राइटरी फॉर्म में भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट फॉर्म में भी कर सकते हो, दोनों के रिस्क विस्क जो है वो अलग अलग। क्लियर है ना। जैसे बिजनेस, अच्छा नॉर्मली लोग किससे स्टार्ट करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप से। लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है ना तो उसमें पैसे की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है और लोगों की। तो अल्टीमेटली क्या होता है? कंपनी बना लेते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ लोग स्टार्ट ही किससे करते हैं? पार्टनरशिप से, लेकिन अल्टीमेटली काम में कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी। कोई ऐसी बुक पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड, या वो कनेक्ट द डॉट्स, स्टे एंग्री स्टे फूलिश, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, या रिचर्ड ब्रांसन की स्क्रू इट लेट्स डू इट? ये सब वो बुक्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये 3 बुक हैं, वो रश्मि बंसल की हैं, कनेक्ट द डॉट्स, स्टे एंग्री स्टे फूलिश और आई हैव अ ड्रीम। इन तीनों में 30-30 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो जिन लोगों ने स्क्रैच से बिजनेस अपना स्टार्ट किया। एक 30 ऐसे लोगों की स्टोरी है जिन लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके, और उनको सारी स्टोरी ऐसी है, लेकिन एक ऐसे है कि जिसमें वो पढ़े लिखे थे, एक ऐसे थे कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन 30 लोगों की स्टोरीज है, और ये ऐसी स्टोरीज है जैसे मान लो बिस्लरी की है, या एक बंदा था उसने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जीरो से लेकर के हाईएस्ट तक पहुंचा। तो उनके जो चैलेंजेस, उनकी जो स्टोरी है वो शेयर की है। रश्मि बंसल की बुक है वो, ठीक है ना। और एक अब्दुल कलाम जी की बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, उसमें उनकी स्टोरी केयर, वो बहुत टेक्निकल है, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी हैवी, ठीक है। तो इन सब से तुमको पता चलेगा कि भाई एक बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं,
समझ रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है वो सब आते हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेड रीडिंग है, मतलब समझ रहा है। और एक मूवी भी है, कौन सी, गुरु, गुरु मूवी देखी है क्या, अभिषेक बच्चन वाली? सर सुना है मैंने तो। हाँ तो वो जरूर देखना, समझ रहा है। और उसको ना, मतलब नॉर्मली अभिषेक बच्चन की मूवी है लेकिन अच्छी है वो, वन ऑफ द वेरी गुड मूवीज है। अभिषेक बच्चन बहुत लोगों को पसंद नहीं होता ना, ठीक है, लेकिन वो मूवी अच्छी है भाई। चलो इसको अपन सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करते हैं कल, है ना, 30 नवंबर 22 से, ठीक है। देखो ये जो अभी पैच चल रहा है ना, ये बिल्कुल जेनरिक है, ये बिल्कुल जेनरिक है। तो तुम समझ लो कि बिजनेस के बारे में जो भी तुम्हारी आज तक की कोई भी क्यूरियोसिटीज रही होंगी वो सब तुम लोग पूछो, क्योंकि वो सब तुम्हारे कंटेंट का पार्ट है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ तुमको, यहाँ पर हम कल से पढ़ेंगे वैसे, है ना, ठीक है। इसमें के सवाल देखो किस तरीके के आते हैं। एक तो ये मैच द कॉलम टाइप आ गया, है ना। ये देखो सेकंड से, which of the following statement distinguishes business from entrepreneurship? Entrepreneurs are the business owners too. All business owners are entrepreneurs too. Or entrepreneurs seek out new opportunities and pursue innovative business ideas. है ना, ठीक है। Which of the following statement does not comprise business activity? सर एक बात क्यों? क्योंकि अपन लोग अपने बिजनेस में अपने अपनी बेस पे प्रॉफिट निकाल सकते एक ही बार कर रहा है, तो एक ही बार कर रहा है, एक ही बार करना है। कंटिन्यूटी वाली बात थी, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि कंटिन्यूटी बिजनेस में क्या होता है, रेगुलर एक्टिविटी होती है, वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जाता। सिंगल एक्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं है, समझ रहे। जो चीज आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो ये बाकी तीनों क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज। कारपेंटर जो है वो हर बार सेल करेगा, बाकी इंडस्ट्रीज तो है ही, वहां तो रेगुलर बिक रहा है, ठीक है। Which of the following is not an economic objective of the firm? क्या चीज बोलना? हाँ ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली में। फोर्थ वाला जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है कि नहीं? हाँ, फिफ्थ वाला, trading implies buying of for the purpose of sale. Applying this criteria, tell which of the following activities would not qualify as trading. सी श्योर हो? तो डी जो है वो ट्रेडिंग है। सर वो एक प्रकार का उसका एक तो कोई इवेंट आगे उसको बना के पीछे फिर वही बात देखो ना, वो सारी बातें आ रही हैं जो अपन लोगों ने डिस्कस की थी, लेकिन अपना उस समय देखो, समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग सुन नहीं रहे, लेकिन पॉइंट ये कि तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। मैंने फर्क बताया था ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, अब याद आया कुछ? क्या बताया था बताओ? ट्रेडिंग में आप सिर्फ खरीद करके बेचते हो, और मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो, खरीद के क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो। तो वो ट्रेडिंग में नहीं आता, बल्कि मैंने आपको ये भी बताया था कि अकाउंट्स में आपको इस बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है और ट्रेडिंग अलग से। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। क्योंकि सी पता क्यों हो सकता है,
हम बाइंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो देख रहे हैं, लेकिन जो बेच रहा है वो तो ट्रेडिंग ही कर रहा है ना, रिटेलर। नहीं आया समझ में? सर इकोनॉमिक ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे भी तो लिखी जा सकती है कि रिटेलर इज सेलिंग द गुड्स के अंदर। भाई हम खरीद रहे हैं रिटेलर से, तो ये लाइन ये भी तो है ना कि रिटेलर बेच रहा है, तो इट मे बी अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। और डी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकती है। कैसे? क्योंकि रॉ मटेरियल में क्या कर रहा हूं, जिससे खरीद रहा हूं वो हो सकता है एक ही रिटेलर हो, पर बहुत बार रॉ मटेरियल क्या होता है, जो बना बनाया नहीं होता, ट्रेडिंग से नहीं होता। रॉ मटेरियल कोई जनरली मैन्युफैक्चर करता है। इसलिए इसका सही आंसर डी है, बुक में जो भी दिया हो, है ना। बुक में देखो सी दिया हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? डी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। वैसे मॉड्यूल में तो फिर अपन सब्जेक्टिविटी के केस में अपन मॉड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सोचना कैसे है ना, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कई बार सिंपल आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिफर कर जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, लॉ में ये ज्यादा तुमको समझ में आएगा। 6 वाला देखो, which of the following occupation regarding rendering of services based upon a specialized knowledge and membership of an accreditation and assessment body? सिंपल है, इसमें कुछ भी तिकड़म नहीं है। क्लियर है? नहीं? फिर the occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as, देख रहे हो बहुत ही सड़ा है। तो इसके ज्यादातर जो है वो बहुत सिंपल आने वाले। Which of the following statement describes joint Hindu या Hindu undivided family business? सर सी सी तो है ही। सर ए भी है। पॉइंट ये है कि ए है कि नहीं, क्योंकि अगर ए भी है तो फिर आंसर डी है। इसका क्या होगा? डी होना चाहिए इसका, है ना। डी 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 है इसका। ठीक है, क्लियर है ये? क्योंकि इंडिया में ही तो रिकॉग्नाइज है। ठीक है, चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस मतलब सर ये है इसका consistent economic growth। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप ग्रो तो करो, पर एनवायरनमेंट सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। Which of the following statement characterize the best non-economic activity? सर डी वाला डी सर वो सोशल काम कर रहे हैं। देखो अभी ना, अभी ये मत सोचो कि तुम्हारा आंसर सही हो या गलत हो, समझ में आ रहा है? अभी मेन ये है कि तुमको एक तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और आंसर जो है उसके सारे पहलू समझ में आ जाने चाहिए, जैसे अपन ने 5th वाला भी डिस्कस किया ना। अच्छा, डी वाला जो है, ठीक है, क्या बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से चलते हैं? क्या बिजनेस ऐसे होते हैं? अरे यार, सोशल ऑब्जेक्टिव्स वाले बिजनेस अपन ने नहीं देखे। एनजीओ इज नॉट अ बिजनेस। एनजीओ तो वो है ना, सर उनसे पेटेंट बनवा वो बिजनेस था, पर जिसमें मान लो कि मैं बस ये कर रहा हूँ कि मैं, एनजीओ मतलब पता क्या होता है जनरली? एनजीओ कैसे काम करते हैं कि वो फंड रेज करते हैं, वो कोई इवेंट रखते हैं जिसमें कि वो फंड रेज करते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी होती है, बाकी मेनली वो फंड से क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। अब जैसे वो इस्कॉन इस्कॉन वाले, समझ में आ रहा है उनका क्या है काम? कल कल यहाँ थे, पता है ना तुम लोग को?
मैं गया भी था 3 दिन पहले, पता है मेरा एक फ्रेंड है, बताया था मैंने तुमको? नहीं, मेरा एक फ्रेंड है वो इस्कॉन में जा चुका है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसमें 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IITians भी हैं। वो एक जो उज्जैन इस्कॉन में है, और वो आए हुए थे अभी यहाँ पर, वो और उनके जो महाराज है। तो ये रजिस्टर्ड एंटिटी है, लेकिन NGO है। ये लोग जो इनका जो भी रहते हैं ना, इनका पूरा सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब अपना जितने भी लोग हैं उनका खाना पीना या लोगों के लिए खाना पीना करना, जो भी कुछ है वो उनका खुद से चलता है। ये पूरा बुक सेलिंग से ये अपना प्रचार भी करते हैं कि भाई लोगों तक भगवान की बातें पहुंचाएं। और मतलब एक्चुअली मैं पर्सनली मैं कहूँगा कि रिलीजियस उसमें जितने भी हैं उनमें सबसे जेन्युइन अगर कोई है तो वो तो इस्कॉन है। मतलब खैर, यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब इसमें पता क्या बोल दिया है, इसमें दिक्कत क्या है, ध्यान से देखोगे तुम तो बेस्ट नॉन इकोनॉमिक है। इसका मतलब ये है कि हमको इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक में नहीं चुनना है, हमको नॉन इकोनॉमिक में भी सबसे अच्छा वाला नॉन इकोनॉमिक चुनना है। तो ये फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। तो क्या लग रहा है, सब अपना अपना सोच लो एक बार। समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्वेश्चन? नहीं, ऑप्शंस ऑप्शन पहला है, कह रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं लगता। तो लग सकता है कि भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में NGO खोलना है, मुझे तो पैसे चाहिए ना, फंड रेजिंग तो कर ही रहा हूँ। These activities do not entail any operational cost. बिल्कुल ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी, NGO में भी लगती है। These activities are undertaken by एस्थेटिक्स, मतलब कि जो साधु लोग या जो बिल्कुल सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के पर्पस में फिर वही लोग खर्चा करते हैं, या जो अंडरलाइंग पर्पस होता है इन एक्टिविटीज का वो लाइवलीहुड अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोशल साइकोलॉजिकल, है ना। डी ही ज्यादा लग रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। डी 10th का क्या होगा? डी। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट कौन सा है? डी वाला। तो तुम्हें समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, यानी वो जो जनरल डिस्कशन में से उठ के आ जाएंगे। अभी ये इजी क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्टिविटी कुछ भी बढ़ा सकते हैं कि चारों के चारों तुम्हें सही लगने लग जाएंगे या चारों के चारों गलत। क्लियर है? ठीक है ना। चलो अभी ओवर करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर मैं लॉ चालू करूंगा आज। ठीक है, अभी सेकेंड पीरियड में मेरा ही है, उसके बाद फिर अदिति मैम की क्लास। हाँ।